नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज F9। मैं हूं कविता थपलियाल। शुरुआत करते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ। मिस्त्री टाटा के चिट्ठी वॉर का अंत नहीं। टाटा ने कर्मचारियों को लिखा बेहतर भविष्य के लिए साइरस को हटाया। डोकोमो डील पर साइरस ने दी सफाई, मेरे आने से पहले हुआ करार। कॉल ड्रॉप इस देश से बाहर हो जाना चाहिए और वो जब हो जाएगा तभी मेरे लिए संतोष है। टेलीकॉम कंपनियों के साथ बैठक के बाद सरकार का वादा, सर्विस प्रोवाइडर को खत्म करने ही होंगे कॉल ड्रॉप। कहा जुर्माने के अलावा भी कुछ करना पड़े तो करेंगे। अंतिम घंटे बाजार में हावी हुई मुनाफा वसूली। ऊपरी स्तरों से सेंसेक्स 200 पॉइंट लुढ़का। आईटी, प्राइवेट बैंक और फार्मा शेयरों ने बनाया दबाव। मध्य प्रदेश में भागे सिमी कैदियों के एनकाउंटर पर देश भर में सियासत। विपक्षी दलों ने की न्यायिक जांच की मांग, पुलिस ने बनाई एसआईटी। एलओसी पर फायरिंग का बीएसएफ ने दिया करारा जवाब। 14 पाकिस्तानी चौकियां ध्वस्त। राजनाथ ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग तो पाकिस्तान ने भारतीय राजनयिक को किया तलब। बढ़ सकते हैं आटा, मैदा, ब्रेड और बिस्किट के दाम। गेहूं की कमी और बढ़ती कीमतों से मिल मालिक परेशान। जियो लॉन्च के बाद देश में बढ़ी Vivo LTE स्मार्टफोन्स की बिक्री। इस साल करीब 70% तक इजाफा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं देश के सबसे बड़े कारोबारी समूह में मचे बवाल से। टाटा मिस्त्री में चिट्ठी वॉर का अंत नहीं हो रहा है। आज पहले साइरस मिस्त्री ने चिट्ठी लिखकर डोकोमो डील समेत कई आरोपों पर जवाब दिया तो रतन टाटा ने अपने कर्मचारियों को एक चिट्ठी लिखी। उन्होंने कहा कि कंपनी के हित में मिस्त्री को हटाना जरूरी था। आइए इस खबर पर विस्तार से बात करते हैं। हमारी सहयोगी तमन्ना इनामदार दत्ता हमारे साथ इस वक्त जुड़ रही हैं। तमन्ना, ये समझाएं कि रतन टाटा ने कर्मचारियों को जो चिट्ठी लिखी है उसमें आखिर क्या लिखा गया है? उसमें सबसे जरूरी लाइन, अगर एक लाइन आपको बतानी हो कविता, यही है कि जो डिसीजन लिया गया, जो फैसला लिया गया साइरस मिस्त्री को हटाने का, वो करना ही पड़ा, उसका कोई विकल्प नहीं था और वो टाटा ग्रुप के भविष्य के लिए बहुत ही जरूरी था। अब ये दूसरी बार है जब रतन टाटा स्वयं कर्मचारियों को लिख रहे हैं और अपनी बात कह रहे हैं। इस बार उन्होंने एक बार फिर वो बात दोहराई है। ये भी कहा है कि नए चेयरमैन को लाने में उत्साह है हमारा, वगैरह वगैरह, जो उनकी नॉर्मल चीजें हैं जो एक चिट्ठी में होती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात कि टाटा के बेहतर भविष्य के लिए साइरस मिस्त्री को हटाया गया। फैसला बोर्ड ने सोच समझ कर लिया और ये फैसला लेना जरूरी हो गया था। और इससे ये संदेश जाता है कि ऐसी कुछ घटनाएं घटी हैं जिसकी वजह से बोर्ड ने इतना बड़ा फैसला लिया है। बिल्कुल तमन्ना, ये तो कर्मचारियों को रतन टाटा ने चिट्ठी लिखी, लेकिन इससे पहले हमने देखा कि डोकोमो डील के सिलसिले में लग रहे आरोपों पर साइरस मिस्त्री ने सफाई भी दी है। उन्होंने क्या कहा? तो लेटर वॉर का जो सिलसिला है वो जारी है कविता, और आए दिन एक नई चिट्ठी आती है अपनी बात कहने के लिए। साइरस मिस्त्री अब तक अपनी सारी बातें इस तरह से ही कह रहे हैं। उनके ऑफिस से चिट्ठी आती है जिसमें डोकोमो के मामले में उन्होंने सफाई दी है कि जो आरोप उन पर लग रहे हैं, और आरोप सीधे तौर पर नहीं लग रहे हैं, सूत्रों के हवाले ही लग रहे हैं अब तक टाटा सन्स के द्वारा, कि डोकोमो डील में जो जो साइरस मिस्त्री ने किया वो टाटा ग्रुप की परंपराओं के अनुसार नहीं था, खिलाफ था। तो साइरस मिस्त्री का कहना है कि डोकोमो डील के जो सारे बड़े फैसले थे वो उनके चेयरमैन बनने के पहले किए गए थे। साथ में उनका कहना है कि सारे फैसलों पर रतन टाटा और एनए सूनावाला खुद इन फैसलों की जानकारी वो रखते थे। पूरे बोर्ड ने एक साथ ये फैसले लिए हैं और आज ये कहना कि इन फैसलों के पीछे जो भी मंशा थी या जो भी साइरस मिस्त्री की बात थी वो गलत थी या फिर टाटा ग्रुप के अनुसार नहीं थी, ये बिल्कुल गलत है और इसमें एक तरह से मिसचिफ नजर आ रहा है उनको बदनाम करने के लिए। बिल्कुल, तो हम
हमने देखा आज ये वार पलटवार का सिलसिला जारी रहा। शुक्रिया इस पूरी समझाइश के लिए तमन्ना। इस बीच टीसीएस के पूर्व वाइस चेयरमैन एस रामादोराई ने राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के प्रमुख पद से इस्तीफा दे दिया है। ये खबर तब आई है कि जब रामादोराई के नाम की चर्चा टाटा सन्स के नए चेयरमैन के लिए हो रही है। रामादोराई कैबिनेट रैंक के साथ मई 2013 में एनएसडीसी के अध्यक्ष बनाए गए थे। इसके अलावा टाटा ग्रुप में भी इस्तीफों का सिलसिला शुरू हो गया है। इंडियन होटल्स के डायरेक्टर एनएस राजन और टाटा केमिकल के नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर निर्मल्य कुमार ने भी इस्तीफा दे दिया है। दोनों साइरस मिस्त्री की बनाई गई ग्रुप एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्य थे। टाटा और मिस्त्री के बीच चल रहे विवाद से फिलहाल सरकार दूर रहने के मूड में है। सूत्रों के मुताबिक साइरस मिस्त्री ने कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री अरुण जेटली से मिलने का समय मांगा, लेकिन सरकार फिलहाल किसी का भी पक्ष लेने से बच रही है। सरकार का मानना है कि मामले पर पहले ही नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में कैविएट दाखिल किया जा चुका है और ऐसे में कानून को अपना काम करने देना चाहिए। खबरें ये भी आई थी कि टाटा और साइरस ने प्रधानमंत्री से भी मिलने का समय मांगा था। रुक करते हैं दूसरी बड़ी खबरों की ओर। कॉल ड्रॉप के मुद्दे पर सरकार सख्ती के मूड में है। टेलीकॉम कंपनियों के सीईओ के साथ बैठक के बाद खुद टेलीकॉम मंत्री मनोज सिन्हा ने कहा है कि जब तक ग्राहक नहीं कहेगा कि कॉल ड्रॉप से मुक्ति मिली है, तब तक सरकार नहीं मानेगी। उन्होंने साफ किया कि कॉल ड्रॉप पर पेनल्टी के आगे भी कुछ करना पड़ा तो वो करेंगे। हालांकि कंपनियों ने 100 दिन में 60,000 टावर लगाने का वादा किया है। साथ ही उन्होंने कंपनियों को भरोसा दिलाया है कि 19 नवंबर तक उन्हें स्पेक्ट्रम मिल जाएगा। इस मुद्दे पर टेलीकॉम मंत्री मनोज सिन्हा से बात की हमारी संवाददाता दीपाली नंदा ने। नहीं, अभी जो ट्राई की रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट ने यह कहा है कि सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट है। वैसे ये रेगुलर मॉनिटरिंग के आधार पर ही कॉल ड्रॉप की समस्या को दूर किया जा सकता है। स्पेक्ट्रम की कमी की बात कही जाती थी, जिसे सरकार ने पूरा कर दिया है। स्पेक्ट्रम अवेलेबल होने के बाद हमने उनको निर्देश दिया है कि जल्दी से जल्दी वो रोल आउट करें, नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करें। और ट्राई की रिपोर्ट केवल मानक नहीं हो सकती है जब तक कंज्यूमर नहीं कहता है, कस्टमर नहीं कहता है। तो कंज्यूमर तक पहुंचने के लिए आपकी किस तरह की स्ट्रैटेजी है? मोटे तौर पर जो व्यवस्था भी है उसमें डायरेक्ट फीडबैक कस्टमर से मिलता है, लेकिन वो सर्किल वाइज मिलता है और उसके एवरेज के आधार पर ट्राई रिपोर्ट देती है। लेकिन उसमें भी कुछ ब्लैक स्पॉट्स हैं, कुछ सर्टेन ज्योग्राफीज हैं जहां कॉल ड्रॉप होती है और उसमें वो मेंशन नहीं हो पाता है। एक नई दिक्कत खड़ी हुई है कि कॉल ड्रॉप तो नहीं हो रही है लेकिन वॉइस ही अच्छी नहीं आ रही, तो उस पर भी मैंने इन लोगों का ध्यान आकृष्ट किया है। और इसलिए जैसे रेलवे में हमने IVRS शुरू किया था, एक डायरेक्ट फीडबैक का सिस्टम, उस तरह का प्लेटफॉर्म यहां भी हम बनाना चाहते हैं। इस बैठक के बाद COI के डायरेक्टर जनरल राजन मैथ्यू ने कहा कि कंपनियों की पूरी कोशिश है कि कॉल ड्रॉप के कारण उपभोक्ताओं को कोई दिक्कत ना हो। उनसे खास बातचीत की हमारी संवाददाता दीपाली नंदा ने। All of the operators were individually asked to show how they had met those targets on a consolidated industry basis. The industry had said they would put up 60 BTSs. We have put up over 120,000 BTSs as an industry. So we've almost doubled the commitments that we made to the government. The government asked that in the next 60, 90, 120 days, the same level of commitment continue to make sure that the call drop issue is addressed and resolved, especially in the black areas. अब बात करते हैं शेयर बाजार में आज हुए कारोबार की। बाजार आज दिन भर सीमित दायरे में नजर आया। अंत में सेंसेक्स 53 पॉइंट गिरकर बंद हुआ, जबकि निफ्टी कल के ही स्तरों पर बंद होने में कामयाब रहा। इधर मिड कैप शेयर भी संभलते हुए नजर आए। बाजार में दबाव बनाने का काम किया। IT, प्राइवेट बैंक और फार्मा शेयरों ने मेटल्स की कीमतों में बढ़त के कारण आज मेटल शेयरों में खासी रौनक देखने को मिली और इसके अलावा टायर कंपनियों में भी आज हमने बढ़त देखी। तो चलिए बाजार पर विस्तार से बात करते हैं हमारे सहयोगी हेमंत खई से। हेमंत, ये बताएं कि आखिर बाजार में आज सुस्ती के पीछे वजह क्या रही? सीमित दायरे में कारोबार होता हुआ दिख रहा था। दरअसल भारतीय बाजारों को और बाकी दुनिया भर के बाजारों
को इंतजार है दो खबरों का। एक तो यूएस में ब्याज दरों को लेकर फेड की बैठक का क्या आउटकम निकल कर आता है। आज देर रात वो बैठक शुरू होगी, कल देर रात उसका फैसला निकल कर आएगा। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण इवेंट है कि यूएस में अब राष्ट्रपति कौन बनते हैं। और आप देखिए 8 तारीख को इसी महीने वोटिंग होगी और वोटिंग के बाद 9 तारीख को सुबह सुबह भारतीय बाजार इसके ऊपर रिएक्शन देते हुए दिखेंगे। तो ये दो इवेंट्स हैं जिसके चलते दुनिया भर के बाजार वेट एंड वॉच के मोड में है। भारतीय बाजारों में आप देखिए एफआईएस की तरफ से जिस तरह से बिकवाली हो रही है पिछले 8-10 ट्रेडिंग सेशन से लगातार, वो बाजार का मूड खराब कर रही है और बड़े सेल फिगर्स आते हैं। और जनरली हम देखते हैं ये सेल फिगर्स बाजार का मूड और कॉन्फिडेंस को खराब कर देते हैं। आज भी लगता है कि एफआईएस की तरफ से बिकवाली हुई होगी और मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन भी हमने देखा था, जो टेक्निकली इस संवत का पहला ट्रेडिंग सेशन है, वहां पर भी आप देखिए एफआईएस की तरफ से बिकवाली थी। हालांकि कोर सेक्टर के आंकड़े अच्छे थे जो निकल कर आए, लेकिन फिर भी तेजी नहीं हो पाई, तो फ्लैट सी क्लोजिंग होती हुई दिखी। लगता है कि ये दो बड़े इवेंट्स जब हो जाएंगे उसके बाद ही बाजारों में तेजी बनेगी। हेमंत, अक्टूबर का महीना मारुति के लिए बेहद खराब रहा है। इस महीने कंपनी की कुल बिक्री करीब 3% तक कम हुई है, तो वहीं एक्सपोर्ट भी करीब 24% तक गिर गया है। हालांकि घरेलू बिक्री में करीब 2% की बढ़त हुई है। वहीं दूसरी ऑटो कंपनी अशोक लेलैंड की कुल बिक्री में करीब 28% का इजाफा हुआ है। और इस अक्टूबर में हमने देखा कि अशोक लेलैंड की कुल बिक्री मार्च 2016 के बाद से उच्चतम स्तर पर रही है। अक्टूबर में आइशर मोटर्स ने भी शानदार आंकड़े पेश किए और इस दौरान एनफील्ड की बिक्री 33% बढ़ी है। फेस्टिव सीजन में टाटा कंपनी की बिक्री भी यहां पर 21% बढ़ी है। कंपनी की घरेलू बिक्री में 19%, जबकि एक्सपोर्ट की बात करें तो 39% का इजाफा हुआ है। रिलायंस जियो और 4G की लोकप्रियता ने वॉइस ओवर LTE सपोर्ट करने वाले स्मार्टफोन की बिक्री में 70% तक का इजाफा किया है। खास बात यह है कि इन फोन की डिमांड छोटे शहरों में ज्यादा है। तो आइए आपको बताते हैं कि ऐसे स्मार्टफोन जो वॉइस ओवर LTE का साथ देते हैं। रिलायंस जियो के 4G नेटवर्क का पूरा फायदा उठाने के लिए आपके स्मार्टफोन का VoLTE होना बेहद जरूरी है, जिससे आपके फोन पर न सिर्फ ट्रू 4G का मजा मिलेगा, साथ ही 4G नेटवर्क पर बेहतरीन वॉइस कॉलिंग का भी फायदा उठाया जा सकता है। बाजार में इस वक्त लगभग हर बजट में VoLTE स्मार्टफोन बिक रहे हैं। अगर आपका बजट 10,000 रुपए से कम का है तो आप खरीद सकते हैं Redmi 3S Prime। लगभग 9,000 रुपए की कीमत वाला यह फोन VoLTE के साथ तो आता ही है, साथ में 3GB रैम और 2 दिन की तगड़ी बैटरी लाइफ भी मिलती है। 20,000 रुपए से कम के बजट में आप सैमसंग का पैसा वसूल J सीरीज का लेटेस्ट फोन सैमसंग J7 प्राइम खरीद सकते हैं। 18,000 रुपए में आने वाले इस फोन में भी VoLTE के अलावा बेहतरीन कैमरा और ऑक्टा कोर प्रोसेसर की तेज तर्रार परफॉर्मेंस भी है। अगर आप अपना बजट 30,000 रुपए तक बढ़ा सकते हैं तो इस वक्त बाजार में एक ही ऐसा फोन है जो अपने फीचर्स के मामले में आईफोन को भी टक्कर दे सकता है, वो भी आधे दाम में। नाम है OnePlus 3। बेहतरीन लुक्स, दमदार बैटरी, शानदार परफॉर्मेंस और लेटेस्ट 4G स्पीड। 28,000 रुपए में इससे बेहतर डील मिलना मुश्किल है। अगर आप बाजार का बेस्ट फोन खरीदना चाहते हैं तो आपके पास एक दो नहीं बल्कि 3 बढ़िया चॉइसेस हैं। अगर आप एंड्रॉइड लवर हैं तो आप सैमसंग गैलेक्सी S7 Edge लीजिए। कर्व्ड एज स्क्रीन वाला ये स्मार्टफोन भीड़ से अलग लगेगा, या फिर आप गूगल का अपना खुद का डिजाइन किया हुआ गूगल पिक्सेल ले लीजिए। गूगल की सारी खूबियां VoLTE नेटवर्क के साथ खूब रंग जमाएंगी। पर अगर आप एप्पल फैन बॉय हैं तो आईफोन 7 Plus से बेहतर कुछ भी नहीं। पर इन सभी स्मार्टफोन के लिए आपको कम से कम 60,000 रुपए तो खर्च करने ही होंगे। अभिषेक तेलंग, मुंबई। और यहाँ रुकते हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद पाकिस्तान को BSF का करारा जवाब, पाकिस्तानी चौकियां तबाह। पूरी खबर आपको देंगे इस ब्रेक के बाद। कश्मीर में सीमा पर तनाव बढ़ता ही जा रहा है। पिछले 24 घंटे में पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग में 9 आम नागरिकों के मारे जाने के बाद भारत ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। BSF के मुताबिक जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान की 14 चौकियां तबाह कर दी गई है। गोलीबारी को देखते हुए सीमा से सटे इलाकों में 174 स्कूल बंद कर दिए गए हैं। बढ़ते तनाव को देखते हुए आज गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने एक हाई लेवल मीटिंग की और इसमें रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर और सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी शामिल हुए। इस बीच पाकिस्तान ने बौखलाहट में भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर JP सिंह को तलब किया।
इधर सेना की ओर से घुसपैठ का वीडियो भी जारी किया गया है। इसमें आप साफ तौर से देख सकते हैं किस तरह पाकिस्तान की ओर से 3 आतंकवादी सीमा पार करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि सीमा पर बीएसएफ की चौकसी से आतंकवादियों की कोशिश को विफल कर दिया गया। मध्य प्रदेश में सिमी के कथित आतंकवादियों के एनकाउंटर का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। दरअसल इस पूरे एनकाउंटर में 3 वीडियो सामने आए हैं और वीडियो में एक सुरक्षाकर्मी जमीन पर ढेर हो चुके कैदी पर गोली चला रहा है तो कोई उनके पास से चाकू निकाल रहा है। सवाल अब ये उठ रहे हैं कि जेल से फरार सिमी के इन कथित आतंकवादियों को अगर पकड़ा जा सकता था तो ऐसा क्यों नहीं किया गया। विपक्ष अब इस मामले की न्यायिक जांच चाहता है। हालांकि जो वीडियो आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज उसकी सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। मेरी मांग है 2, एनआईए का इन्वेस्टिगेशन अदालत की मॉनिटरिंग में होना चाहिए। दूसरी मांग है जेल के भागने वाले केवल सिमी के लोग ही क्यों होते हैं, मुसलमान ही क्यों होते हैं और क्या कमी है वहां की जेल की के कार्य प्रणाली में, उसकी जांच की न्यायिक जांच होनी चाहिए। क्या सच्चाई है, इसे जांच करने के लिए जुडिशियल प्रोब होना चाहिए। हाई कोर्ट के जज के हाथ ये सौंपना चाहिए। ये वारदात जो है मैं यकीन नहीं कर सकता जिस तरह से सरकार बता रही है। इसकी जांच होनी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए कि फेक इनकाउंटर है कि जेन्युइन इनकाउंटर है, इसमें संदेह है, इसलिए इसकी जांच होनी चाहिए। इस बीच मध्य प्रदेश सरकार ने मामले की जांच सीआईडी को सौंप दी है। वहीं कथित आतंकवादियों के एनकाउंटर को लेकर हो रही सियासत पर सरकार ने भी विपक्ष को करारा जवाब दिया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि पुलिस पर सवाल उठाने की आदत छोड़ देनी चाहिए। We should stop this habit of raising doubts and questioning the authorities and the police. This is not a good culture. What we are observing in India is that people have developed this habit of raising unnecessary doubts and questions. Facts will come out. आगे बढ़ते हैं। गेहूं की कीमतों में 1 महीने में 15% का इजाफा हुआ है। मांग के हिसाब से सप्लाई नहीं है और सरकार इंपोर्ट ड्यूटी में और कमी करने को तैयार नहीं है। इसका मिलर्स के कारोबार पर बुरा असर पड़ रहा है और गेहूं के उत्पादों के दाम भी बढ़ने लगे हैं। खाने पीने की चीजों में गेहूं के इस्तेमाल को ध्यान में रखकर देखें तो ये वक्त सावधान हो जाने का है। देश में गेहूं की कमी है और सरकार गेहूं इंपोर्ट पर और ड्यूटी घटाने को तैयार नहीं है। नतीजा, वायदा में कीमत 2000 रुपए प्रति क्विंटल के पार चली गई है। हाजिर में भी गेहूं 20 साल की ऊंचाई पर है। पिछले महीने गेहूं में करीब 15% का उछाल आया है और अब इसका असर उन मिलर्स पर पड़ने लगा है जो कच्चा माल में गेहूं का इस्तेमाल करते हैं। लुधियाना में आटा मिल चलाने वाले धर्मिंदर सिंह गेहूं की शॉर्टेज से परेशान हैं। आज की डेट में तो बहुत दिक्कत है हमें वीट की। वीट का हमारे पास एक ही सोर्स है, वो है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। लेकिन एवरी नेक्स्ट टेंडर जो है एफसीआई गेहूं जो एलोके हमें ऑफर कर रही है वो हर बारी घटता जा रहा है। तो अगर हमें गेहूं ही नहीं मिलेगा, कहाँ पहले 80,000 टन तक मिलता था, ऑफर हुआ करता था, उसमें से हम खरीदते थे। तो अगर गेहूं इतना कम मिलेगा तो हम रॉ मटेरियल कहाँ से लाएंगे, कैसे चलाएंगे मिलें, कैसे इंडस्ट्री कैसे चलेगी। पंजाब में ज्यादातर गेहूं सरकार ही खरीदती है और ज्यादातर मिलर्स गेहूं के लिए सरकार की ओएमएस यानी ओपन मार्केट स्कीम पर निर्भर है। एफसीआई ओएमएस के तहत कम गेहूं रिलीज कर रही है। नतीजा, एक सप्ताह में कीमत 350 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ गई है। मिलर्स मानते हैं कि रिलीज पॉलिसी में बदलाव कर शॉर्टेज दूर नहीं की गई तो उनका कारोबार बहुत मुश्किल में फंस जाएगा। एफसीआई ने जो लगातार कोटा घटाया है पंजाब के लिए, पंजाब में भी अकेला वो जो कोटा रिलीज कर रही है, जैसे 14,000 टन इसने वीरवार के टेंडर के लिए रिलीज किया है, वो भी कहीं से भी कोई भी किसी स्टेट से भी कोई व्यापारी आके कोई प्रोसेसर आके यहाँ से स्टॉक ले जा सकता है। और हमारे लिए तो जब ओपन बीडिंग है, ओपन बीडिंग में ये कम्पिटिटिव रेट पे जाता है, तो हमारे लिए तो ये पॉसिबल ही नहीं रहा कि हम यहाँ एफसीआई से अपनी पर्याप्त मात्रा में गेहूं खरीद सकें। गेहूं के दाम बढ़ने के चलते मिलों ने आटा और मैदा के दाम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं और आने वाले दिनों में इसका असर बिस्किट, ब्रेड और दूसरे व्हीट उत्पादों पर भी पड़ सकता है।
ऐसा नहीं है कि सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में गेहूं का स्टॉक नहीं है। सरकार के पास स्टॉक तो है, लेकिन वह OMS स्कीम के तहत इसे मार्केट में जरूरत के मुताबिक रिलीज नहीं कर पा रही। ऐसे में ट्रेडर्स और मिलर सरकार से अपील कर रहे हैं कि सरकार जरूरत के मुताबिक मार्केट में गेहूं रिलीज करे, अन्यथा आने वाले दिनों में गेहूं और उसके उत्पादों के दाम बढ़ना लगभग तय है। रविंदर अरोड़ा, लुधियाना। और यहाँ रुकते एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव का काउंटडाउन शुरू। ताजा सर्वे में ट्रंप ने हिलरी को दी मात। बताएंगे पूरी खबर आपको इस ब्रेक के बाद। प्रधानमंत्री मोदी के निर्देशों के मुताबिक प्रोविडेंट फंड के सेटलमेंट की समय सीमा तय कर दी गई है। रिटायरमेंट फंड संस्था EPFO अब कर्मचारियों के डेथ क्लेम 7 दिन के भीतर और रिटायरमेंट क्लेम कर्मचारी के रिटायर होने से पहले सेटल करेगा। इसके लिए EPFO ने अपने क्षेत्र कार्यालयों को दिशा निर्देश जारी कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में अब 1 हफ्ते का समय ही बचा है और चुनाव में कौन जीतेगा इसको लेकर तस्वीर साफ नहीं हो रही है। ABC वॉशिंगटन पोस्ट के ताजा सर्वे में ट्रंप हिलरी से आगे निकल गए हैं। ट्रंप करीब 46% लोगों की पसंद बनकर उभरे हैं, तो वहीं 45% लोग हिलरी को पसंद कर रहे हैं। ताजा सर्वे में बढ़त से ट्रंप काफी खुश हैं। उन्होंने इसको लेकर ट्वीट भी किया है। उन्होंने लिखा है कि 2 हफ्ते में ही उन्हें 12 पॉइंट की बढ़त हासिल हुई है और वो भी हिलरी की पोल खुलने से ठीक पहले। दरअसल हिलरी क्लिंटन के खिलाफ ईमेल मामले की दोबारा जांच शुरू होने से उनकी लोकप्रियता कम हुई है। हिलरी क्लिंटन ने ईमेल मामले को लेकर आक्रामक रुख अपना लिया है। उन्होंने एक प्रचार रैली के दौरान मामले की जांच कर रही FBI और इसके डायरेक्टर जेम्स कॉमी के खिलाफ तीखी टिप्पणी की। I'm sure a lot of you may be asking what this new email story is about and why in the world the FBI would decide to jump into an election with no evidence of any wrongdoing with just days to go. That's a good question. प्रधानमंत्री मोदी आज एक दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंचे। उन्होंने एशिया के सबसे बड़े जंगल सफारी का उद्घाटन वहां किया और नया रायपुर में नंदनवन जंगल सफारी के उद्घाटन के बाद मोदी ने कैमरे से पिंजरे में मौजूद बाघ की तस्वीरें भी खींची और मोदी के साथ CM रमन सिंह भी वहां मौजूद थे। और आवाज एट 9 में इतना ही, लेकिन खबरों पे लगातार अपडेट के लिए CNBC आवाज से जुड़े रहिए Facebook, Twitter और YouTube के जरिए। नमस्कार।